लगातार आदिवासियों का अपमान करना चाहते हैं, क्योंकि इस देश में रहने वाले, अनादिकाल से रहने वाले सब आदिवासी हैं। मैं भी आदिवासी हूँ, और इसलिए उनके मन में कहीं भी आदिवासियों और हिंदुओं के पक्ष में श्रद्धा का भाव नहीं है। जिस प्रकार से मदन दिलावर मंत्री को बचाया जा रहा है, पूरा आदिवासी समाज, पूरे देश का और आदिवासी समाज के साथ पूरा राजस्थान आज इस बात के लिए शिक्षा मंत्री से कह रहा है कि वो इस्तीफा दे, माफी मांगे। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन उससे पहले, बजट पेश हो उससे पहले ही हंगामा रोज बढ़ता जा रहा है। कल शोकाभिव्यक्ति हुई, लेकिन उसके बाद आज के दिन की अगर बात करें तो आज बड़ा हंगामा हुआ। मदन दिलावर के बयान को लेकर विपक्ष ने उनसे माफी की मांग की, लेकिन इसके बाद सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी के मामले को लेकर यह कहा कि पहले राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इस बीच कई तरह के इशारे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने कर दिए। ये कहा कि किसी की भी आस्तीन नीची नहीं होगी। इशारे यही थे कि कोई भी कम नहीं पड़ेगा। लेकिन बजट सत्र से पहले और कौन-कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इसी तरह से आस्तीनें खींचती हुई नजर आएंगी, इसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ बीजेपी से रामकुमार वर्मा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ पुनीत जांगू जी जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। श्याम जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्या इशारे सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से आपको इन मुद्दों के जरिए नजर आ रहे हैं? क्योंकि इन, चाहे हम मदन दिलावर की बात करें या फिर राहुल गांधी की बात करें, बजट सत्र में जिन चीजों को लेकर, पानी, बिजली, आम आदमी से जुड़ी जिन चीजों को लेकर बहस होनी चाहिए थी, जिन पर हंगामा हो सकता था, होना चाहिए था, उन मुद्दों को बिल्कुल गौण कर दिया गया। और शुरुआत इस तरह से, आगाज इस तरह से बजट सत्र की गई है कि बिल्कुल पर्सनल अटैक ही देखने को मिल रही है। ठीक है कि विधानसभा का सत्र बजट सत्र है और आज पहले दिन प्रश्नकाल हुआ, और प्रश्नकाल से पहले जिस प्रकार से देखिए बयानबाजी का राजनीतिकरण होता है, अब देखिएगा अगर ये मदन दिलावर के ऊपर राजनीति करेंगे तो ये राहुल गांधी को लाएंगे, निश्चित रूप लाने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन देखिए विधानसभा के अंदर जिस तरह गरिमामय स्थिति से जो कुछ होना चाहिए, जो कंट्रोल की स्थिति आनी चाहिए, तो पता नहीं, अभी तक विधानसभा अध्यक्ष को निश्चित रूप से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, पुराने अध्यक्षों के पास सूचना पूछना चाहिए, भाई इस तरह की स्थितियां बनेगी तो क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन वो जल्दबाजी में कई चीजें ऐसी कर जाते हैं जिससे कि प्रतिपक्ष भी नाराज हो जाता है और सत्ता पक्ष की बचाव होने की स्थिति आती, वो भी नहीं हो पाती। आज मार्शल को बुलाने की बात हो गई, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन एक नई परंपरा राजस्थान विधानसभा में शुरू हुई है कि यहाँ पे भी लोकसभा और राज्यसभा की तरह लंच ब्रेक का सिस्टम आज से शुरू किया गया है और 1 घंटे का लंच ब्रेक हो रहा है, पहले नहीं हुआ करता था, आज से स्टार्ट हुआ है। और एक मैंने नई परंपरा ये भी देखी विधानसभा में कि जो लेखा अब प्रतिवेदन आते थे विभिन्न, जैसे अभी आज रिको का प्रतिवेदन पे चर्चा और ये बात हो रही है, एक नई चीज शुरू हुई है। पहले कभी भी प्रतिवेदनों पर चर्चा, और अभी देखिए फैसले तो क्या होंगे पता नहीं, लेकिन हाँ उस डिपार्टमेंट को लेकर के जो चर्चा हो रही है, एक नई परंपरा है। आज चाहे भले प्रतिपक्ष ने वॉकआउट करके चले गए, वो तो क्योंकि कहा कि मंत्री इस्तीफा दे, और मंत्री ने भी स्पष्टीकरण दे दिया, और जो आरोप प्रतिपक्ष के नेता ने लगाया वो भी लगा लिए, सब कुछ कह दिया, और फिर
क्योंकि आज के मुद्दे जिस प्रकार से देखिएगा कि करोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा निश्चित तौर पर सत्ताधारी पार्टी को घेरे में डालता है। आप सत्ताधारी, आप करोड़ीलाल मीणा से आज मेरी भी बात हुई कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने तो इस्तीफा पहले दे ही दिया था, मेरी जिम्मेदारी नैतिकता के आधार पर थी। वो दिल्ली भी गए थे, लेकिन BL संतोष से नहीं मुलाकात हुई, वो दोबारा लौट के आ गए। अब दोबारा जाएंगे दिल्ली, नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उनको कहा गया कि भाई आपको दौसा में ड्यूटी लगाई गई है, आप दौसा में जिम्मेदारी संभाली। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ, और मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा भेज भी दिया। अब स्वीकार करना ना करना तो मुख्यमंत्री के पास अधिकार है, और मुख्यमंत्री अपने स्तर पे तो स्वीकार नहीं कर सकते। उनको निश्चित रूप से दिल्ली हाईकमान से सारी चीजें पूछनी पड़ेगी। ये सब अंकित करती है कि सत्ताधारी पार्टी के लिए ये ठीक समय नहीं है। बजट के सत्र में यदि कैबिनेट मंत्री इस्तीफा देता है तो उसका स्पष्टीकरण भी आना पड़ेगा, क्योंकि आज आप अभी तक तो इस्तीफे की बात विधानसभा तक तो आई नहीं है। विधानसभा में आज बड़ी तरीके से विधानसभा के अध्यक्ष ने उसको टाल दिया कि भाई हमारे पास जानकारी आएगी तो हम बताएंगे। लेकिन आज एक पत्र निकाला है मुख्यमंत्री जी की तरफ से, उनके OSD ने, कि उनका कामकाज ओटाराम देवासी या के विश्नोई है वो देखेंगे दोनों। इसका मतलब है कि विधानसभा वो नहीं आ रही, ये तो जानकारी आ गई, लेकिन इस्तीफा दे दिया है ये जानकारी अभी तक विधानसभा के अंदर पटल पे आई नहीं है। प्रतिपक्ष निश्चित रूप से अब वो कल अगर वो स्थगन प्रस्ताव लगा करके या किसी तरह से उस मामले को ला करके प्रतिपक्ष पूछना चाहेगा तो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा के अंदर जिक्र करेंगे। वो कहेंगे हाँ नाराजगी, वो ऐसा चलता रहता है पार्टी में, पार्टी के अनुरूप क्या फैसला होगा नहीं होगा। लेकिन एक बार तो मुख्यमंत्री जी और भाजपा सत्ताधारी पार्टी के लिए एक नई चुनौती इस विधानसभा के सत्र में आकर खड़ी हो गई है। पहले मदन दिलावर का मामला निपटा नहीं, उससे पहले ये नया मुद्दा आ गया खड़ा, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को बहुत सहजता से तो सारी चीजें सहन करने में आती नहीं कि कैबिनेट मिनिस्टर क्यों इस्तीफा दिया है। उसका कारण है कि पार्टी हारी है इसलिए इस्तीफा दिया है। तो पार्टी हारी है तो इसका मतलब है कि राम कुमार जी भी कहते थे हम तो 25 की 25 सीटें जीतेंगे, मैं इनको कहता था देखो 25 नहीं जीतोगे, और अंडर करंट नहीं हुआ तो फिर 10 से अधिक सीटें आ जाओगे, मानते ही नहीं थे। ये तो कहते थे नहीं नहीं हम तो जीतेंगे, और अब भी कह रहे हैं 5 की 5 विधानसभा के उपचुनाव जीतेंगे। आप कैसे जीतोगे, आपके पास अधिकार क्या है, वहां पे आपका कैंडिडेट कोई जीता नहीं, आप 5 की 5 जीतेंगे। हाँ आप कहो कि 1 या 2 सीटों पर अगर केंद्रित होकर के हम छीनना चाहेंगे तो कुछ सीख सकते हो, लेकिन पारिवारिक दृष्टि से अगर चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस ने उनके परिवार के अंदर सौंप दी सीटें तो फिर बीजेपी को बड़ा मुश्किल होगा। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि दौसा या सवाई माधोपुर में चुनाव ढंग से या झुंझुनू में चुनाव ढंग से रणनीति के तहत लड़ा जाए तो निश्चित रूप से कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि जीत जाएंगे। देखिए पहले की दिगंबर सिंह को देखिएगा कहां से कहां ला करके खड़ा किया था और वो हार गया था चुनाव। और ये तो देखिएगा ये ही नहीं समझ पा रहे थे कि जब उपचुनाव हुए थे, पहला उपचुनाव, मंत्री बनाने के बाद भी जनता ने स्वीकार नहीं किया, ये समझ नहीं पा रहे थे। मंत्री बनने के बाद भी नहीं जीता, स्वीकार नहीं किया। और फिर बागीडोरा की तो बात ही नहीं करते, बागीडोरा का चुनाव हारे हैं ये, उसकी तो बात ही नहीं करते। 11 की बात करते हैं, 11 लोकसभा नहीं, आप 2 उपचुनाव हार चुके हो अब तक। इसलिए निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए बड़ा चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है, चुनौती का विषय है। और ये सब चीजें विधानसभा में पार्टी को एसेस करती है। देखिए मुख्यमंत्री जी को बोलने करने में कई बार छींटाकशी होगी, निश्चित रूप से छींटाकशी होगी, क्योंकि जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की बनती है, संगठन की बनती है, तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी नेतृत्व मिलने के बाद जो मुखिया होता है उसको जाहिर तौर पर ज्यादा उड़ाने दिए जाते हैं और उनको उसका जवाब भी देना पड़ता है। खैर यह भी उपचुनाव को लेकर तो और आगे भी बात की जा सकती है। हमारे साथ पुनीत जी जुड़े हुए हैं। पुनीत जी, आज मदन दिलावर जब अपनी बात कह रहे थे, जब उनका मौका आया, तो अभी देखिए कि जो स्पीकर है उनको आसन पर आना पड़ा क्योंकि हंगामा विपक्ष की तरफ से हो गया था। आसन पर आकर उन्होंने जो विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने ये कहा कि जब आपने अपनी बात रखी तो सत्ता पक्ष ने या मदन दिलावर जी ने आपकी पूरी बात को सुना, बीच में कोई टोका टाकी नहीं की। इनकी बात को भी सुना तो जाना चाहिए पहले पूरा, लेकिन उससे पहले ही हंगामा हो गया। आपको नहीं लगता कि अगर हंगामा के चलते इस तरह से बातों को भी नहीं सुना जाएगा तो फिर हम जो सवाल सामने वाले से कर रहे हैं उसका जवाब भी नहीं ले पाएंगे, और उसके चलते जो एक नई परंपरा जैसे आज शुरू हुई है परिवर्तन को लेकर, वो परंपरा भी बीच में बाधित हो जाएगी। विपक्ष की एक जिम्मेदारी बैठती है कि उस परंपरा को, एक नई चीज शुरुआत अगर हुई है तो उसको आगे जारी रखने के लिए साथ दे सत्ता पक्ष का। देखिए प्रभात जी,
नेता प्रतिपक्ष ने सबको शांत भी किया और उनकी बात पूरी सुनी गई, लेकिन जब टोका टाकी हुई वो उस गलत बयानों की वजह से हुई जो बार बार बीच बीच में इधर उधर बातें घुमाकर बात कह रहे थे और मुद्दे की बात नहीं, वो बीच में इग्नोर भी कर रहे थे कि ऐसा नहीं मैंने वैसा कहा था, वैसा नहीं मैंने ऐसा कहा था, मतलब टिपिकली घुमा फिरा के लैंग्वेज यूज कर रहे थे। तो उस पर टोका टाकी जरूर हुई कि ये गलत बोल रहे हैं। मुद्दा ये था कि उन्होंने कहा क्या था। देखिए इस विधानसभा के सत्र की तो शुरुआत ही बड़ी टिपिकल स्थिति में हुई है। सत्ता पक्ष इसको दूसरा सत्र मान रहा है, जबकि टेक्निकली ये पहला सत्र है जिसमें राज्यपाल का भी भाषण होना चाहिए था, क्योंकि वो पिछले साल का सत्र था जो इस साल में खत्म हो गया। सत्र वो पिछले साल का था, अब इस साल का पहला सत्र तो यही है। आप इनको देखिए कि इनको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि इसको पहला दूसरा कैसे मान रहा है, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि वो अप्रैल में खत्म हुआ था इसलिए दूसरा। खत्म नहीं भैया, चालू हुआ है, ये पहला इस सत्र का है। और यहाँ राज्यपाल का अभिभाषण संवैधानिक रूप से जरूरी है, भले ही उसे वो बढ़ावा मान लिया जाए, लेकिन भाषण होना चाहिए, रखा तो जाए पटल पर। ठीक है, नंबर एक। अब दूसरी ये चीज जो मदन दिलावर जी वाली है, ये बहुत गंभीर विषय है। आप यदि देखेंगे तो उन्होंने, वो एक शिक्षा मंत्री है, मैं उनकी लैंग्वेज पर्टिकुलरली यहाँ कोट करना चाहता हूँ कि मालूम करना पड़ेगा उनका बाप कौन है, उनका डीएनए टेस्ट कराएंगे ताकि उनका बाप का पता चल सके। मतलब ये एक राज्य के शिक्षा मंत्री के शब्द हैं, महत्वपूर्ण ये है। और यदि ये शिक्षा मंत्री है तो आप सोचिए कि शिक्षा का क्या हश्र होने वाला है आने वाले 5 सालों में। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये आरएसएस के आदमी माने जाते हैं, बहुत कट्टर आरएसएस के बहुत बढ़िया स्वयंसेवक माने जाते हैं। और उनकी ये भाषा, इसका मतलब आरएसएस का चरित्र और संस्कृति को परिभाषित करता है, जबकि आरएसएस कहता है हम संस्कृतिवान है, ये है वो है। बट ये इनका चरित्र जो है वो आरएसएस का असली चरित्र है, यही आरएसएस है। हम तो ये प्रेजेंट करना चाहते हैं और यही आगे भी जनता के बीच में भी यही मैसेज जाएगा। चलिए राम कुमार जी, आपने सुना उनका ये कहना है कि हंगामा इस वजह से हुआ कि अपनी बात को, क्योंकि जो उनका बयान था वो ऑन रिकॉर्ड भी है, वीडियो बयान है, उसको नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने जिन शब्दों का जिस तरीके का इस्तेमाल किया उसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या सब अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस बात को, इनका ये कहना है कि जो बात उन्होंने कही थी उसको घुमा फिरा कर कह रहे थे और इसी वजह से हंगामा हुआ। हालांकि ये बात मैंने भी उनसे कही है कि अगर मान लीजिए व्यवस्था को बनाए रखा जाता तो सत्र में इस आज के दिन में जो चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा सक्रिय तरीके से, सकारात्मक तरीके से पूरी हो सकती थी। लेकिन आप ये देखें कि सदन की कार्यवाही के बाद भाजपा नेताओं के बाहर से जो बयान आए हैं, एक काउंटर के तौर पर मदन दिलावर तब क्यों माफी मांगे, माफी राहुल गांधी को मांगनी चाहिए। राहुल गांधी का भी बयान सामने है, मदन दिलावर का भी बयान सामने है। आपको नहीं लगता कि कम से कम सत्ता पक्ष तो इस जिम्मेदारी को निभाए कि उन बयानों को जिनको लेकर दुनिया अपने आप निर्णय कर लेगी, आप अपने बयान देकर खत्म करें इस बात को, लेकिन बयान पर, दूसरे बयान पर माफी मांगना, आप भी एक तरह से उन चर्चाओं से, उन मुद्दों से भटक रहे हैं जो सदन में होने चाहिए थे। प्रभात जी, जो ही विधानसभा का सत्र चालू हुआ और फिर हमारे विपक्ष ने, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है और उसकी बात रखने का ये है कि वो संवैधानिक प्रक्रिया और संविधान की प्रक्रिया के अनुसार, नियमावली के अनुसार से वो अपनी बात भी रखे और मुद्दे की बात करे कि जनहित के मुद्दों को उठाए। लेकिन प्रथम दिन में ही हमने देखा कि किस तरह से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर इन्होंने हंगामा किया और आज जिस तरह का वातावरण पैदा किया गया है। और जबकि मदन दिलावर जी ने अभी स्पष्ट कहा कि भाई उनकी भावनात्मक, उनकी आत्मिक जो विश्लेषण है उनको देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व या संघ का व्यक्ति निश्चित है कि कहता है कि हिंदुस्तान में, हम तो कहते हैं हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी व्यक्ति है वो हिंदू संस्कृति को मानता, हिंदू संस्कृति है। तो उन्होंने कहीं आदिवासी हमारे श्रेष्ठतम हिंदू हैं, श्रेष्ठ रहेंगे, आदिवासी समाज के अभिन्न अंग है, उसको उन्होंने माना और सदन में पूर्ण रूप से उन्होंने स्पष्ट भी किया है उनकी भावना को, उनके जो व्यक्तित्व था उनको। उसके बावजूद भी विपक्ष वाले उसको एक आधार मान करके कि हम सदन की कार्रवाई को लंबित करेंगे, प्रश्न उत्तर जो प्रश्न काल था उसके अंदर जनहित के मुद्दे उठेंगे, उनको हम बाधित करेंगे। तो अगर मान लो पहले से प्री डिसाइड करके और ये मेंटली प्रिपेयर आ गया विपक्ष की हमें तो हंगामा करना है, चाहे वो संसद का सत्र चल रहा है उसके अंदर भी ऐसा ही हुआ 3 दिन, किस तरह का माहौल पैदा किया गया। और या जब इस तरह का माहौल पैदा किया गया तो मैं कहता हूं कि विपक्ष को कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ में, हमने पहले भी कहा, सहमति से और कोई बात होती है उनका आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन वो सकारात्मक मुद्दों पर करें कि इसमें ये होगा,
जब उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण के लिए भी इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि हमने कहा कि उसमें सत्र में पहले निर्वाचित जो ही होता है 176 का हवाला देते हैं आर्टिकल का। 176 आर्टिकल में है जो ही विधानसभा का निर्वाचन होगा उसके बाद में जो भी सत्र होगा उसमें एक अभिभाषण किया जाता है। वो अभिभाषण हुआ है। जब राज्यपाल का अभिभाषण हो गया है तो उसको दोबारा से करने से इनका क्या औचित्य पूरा होना जा नहीं, रहा इनका औचित्य ये कहना था कि अगर हम बजट की बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। जी मैं वही बात कह रहा हूँ। जी राम कुमार जी बोलिए। तो मैं ये कहता हूं कि इनको जो अब अपनी इनको सोच को बदलते हुए और प्रदेश राजस्थान प्रदेश को जिस तरह का इन्होंने बेहाल कर दिया था उन चीजों पर पश्चाताप करके ये बयानबाजी को लेकर के आधार बना करके और इस तरह से हंगामा करना छोड़ दें और सदन को चलने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय जो बार बार निवेदन करते हैं। अभी मैंने श्याम सुंदर भाई साहब भी बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी बहुत अनुभवी है, उन्होंने विधानसभा के अंदर बहुत बड़ा अनुभव उनको प्राप्त है, वो बार बार निवेदन करते हैं। मैं आपको प्रभात जी बताऊं कि जब चेयर का व्यक्ति और अध्यक्ष जब खड़ा हो जाता है तो ये हमारी मोरल और नैतिक और बाध्यता संवैधानिक प्रक्रिया के तहत है कि व्यक्ति को बैठ जाना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए, उनकी रूलिंग को मानना चाहिए। लेकिन उनकी रूलिंग अध्यक्ष जी खड़े हुए हैं, उनके बयान उनके किसी निर्देश का पालन नहीं करते, वेल में आ जाते, हंगामा करते हैं। तो ये वातावरण जिस तरह का विपक्ष ने पैदा किया है वो ठीक नहीं है और मैं कहूं कि इससे इनको फायदा नहीं होने वाला है। राजस्थान की जनता इनके चरित्र को जिस तरह से इन्होंने पहले दिन पुनीत जी एक आदि में संसद का अधिकार विधायक अधिकार है, कोई वो नई चीज नहीं है। ये इन लोगों ने तो इतने हंगामे किए। मैं आप दोनों के पास मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। मैं सर आप दोनों के पास लौटूंगा। संविधान को बचाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। हत्या तो आप लोगों ने की थी 25 जून 1975 का दिन याद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का रोल नहीं था संविधान को बचाने में, गलत फहमी। चलिए भारतीय जनता पार्टी संविधान की बातें कर रही है। मैं लौटूंगा सर, मैं लौटूंगा राम कुमार जी। श्याम जी देखिए, ऐसा नहीं लगता आपको कि जो उपचुनाव आने वाले हैं उसमें अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष उस उग्र भूमिका में नजर आ रहे हैं ताकि उपचुनाव जब हो तो यहां पर उस भूमिका का असर सदन में जो भी वो कुछ करेंगे, चाहे हंगामे के तौर पर करें या फिर शोर शराबे के तौर पर करें या फिर मुद्दे उठाने के तौर पर करें, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अलग अलग तरीके से मैं बात करूं तो उसकी छाप वहां पर पहुंचे और उपचुनाव में उसका असर दिखाई दे, इस वजह से यहां पर इस तरह के हालात बन पड़े हैं। श्याम जी देखिए प्रभात जी, निश्चित तौर पर विधानसभा में तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, अगर प्रतिपक्ष चाहे तो देखिएगा जनहित के मुद्दों पर आधा घंटे की चर्चा, 1 घंटे की चर्चा तरीके से रखे। अगर आपको विधानसभा के अध्यक्ष में विश्वास नहीं तो आप ये बार बार कह रहे थे कि अभिभाषण होना चाहिए, ये 92 की बात करते हैं, जो भैरू सिंह जी वाली बात करते हैं, उस वक्त सरकार बर्खास्त की गई थी और बर्खास्त करने के बाद नए चुनाव हुए थे और उसके बाद 2 बार अभिभाषण इसलिए हुआ था। अभी तो राज्यपाल भी वही है और अभिभाषण भी 19 जनवरी को हुआ है। ये भी नहीं कि 19 जनवरी को, अगर दिसंबर में राज्यपाल का अभिभाषण हो गया होता तो नया सत्र में आप सत्र भी सेकंड है। सुनो आप जो मैं नियमों में आपको नियम बता रहा हूँ 176 में है, उसमें यह है कि राज्यपाल का परिवर्तन हो जाए तो नया राज्यपाल आता है। तो आप राज्यपाल के अभिभाषण से ऐसा क्या चाहते हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण में क्या हो जाएगा? वो कह रहे सरकार ने कहा हमने पहले वाला राज्यपाल का अभिभाषण आपके सामने रखा, सारी चीज रख दी, अब दोबारा राज्यपाल के अभिभाषण से आपको क्या मिलेगा? मुझे नहीं समझ में आ रहा। और मैंडेटरी तो जब होता है जब राज्यपाल का परिवर्तन हो जाए। ये सत्र ही दूसरा है इस साल का, देखिएगा ये सत्र दूसरे एक आप मान रहे हो दिसंबर में शुरू हुआ था और मार्च में खत्म हुआ था, सत्रवासन मार्च में हुआ था, तो इसका मतलब कंटिन्यू रहा ना। जब और आप अशोक गहलोत की सरकार ने तो पूरा का पूरा सेशन ही ज्वाइंट कर दिया था, उसमें विवाद हुआ था, 21 दिन नहीं थे, ये हुआ था। तो नियमों में तो फिर कांग्रेस भी घिरती है, कांग्रेस भी कोई बहुत ज्यादा तरीके से बहुत सारी चीजें करके रखी हो, ये गलत बात है। लेकिन हाँ, आप अपनी मांग उठा सकते हैं और मांग को अगर विधानसभा के अध्यक्ष ने रूलिंग दे दी, अब कहाँ रूल को आउट करोगे? आप कोर्ट में जा सकते हो क्या उसके खिलाफ? क्या कुछ कर सकते हो क्या राज्यपाल के पास गए क्या? कार्य सलाहकार की समिति की बैठक में प्रतिपक्ष के नेता मौजूद थे ना, वहां तो बोले नहीं कुछ भी। वहां जब आपके सामने आ रहा था कि राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होगा तो आपको कहना चाहिए हम तो वॉकआउट करेंगे, हम तो नहीं आएंगे आपके इसमें।
और उसको बहिष्कार करके आ जाते सलाहकार समिति की बैठक को कि नहीं मैं नहीं मानता, मैं तो शामिल नहीं हूँ उसमें। उस वक्त तो आप, और अभी भी आप क्या कर रहे हो, राज्यपाल के पास गए क्या कि राज्यपाल जी आपके अधिकारों का हनन किया, हम तो आपको सुनना चाहते थे। और एक बार तो ऐसा भी था कि जब देखिए 1962 में जब राज्यपाल की तबीयत खराब थी तो विधायकों को राजभवन बुला करके विधानसभा के अध्यक्ष ने वहां पर पढ़ा था अभिभाषण। ये भी स्थिति हुई, हाँ कई बार, 2 बार हुए तो, लेकिन उसमें जब हुआ जब या तो राज्यपाल परिवर्तित हो गया या सरकार नए तरीके से आ गई है, सरकार बदल गई, जैसे बीरू सिंह जी की सरकार दोबारा आई थी तो राज्यपाल का अभिभाषण 2 बार हुआ था, जो बार, और सुप्रीम कोर्ट के वो बर्खास्त की गई थी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उसके बाद नई सरकार बनी थी। तो इसका मतलब है कि आप, क्योंकि जो तथ्य रख रहे हैं वो निश्चित रूप से, अगर रूलिंग के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि नहीं मैं नए व्यवस्था ये देता हूँ, तो उसके बाद खत्म हो जाता है मामला। बिल्कुल सही है पुनीत जी, ये बात सही कह रहे हैं श्याम जी कि मुद्दे जरूरी वाली बात क्या है। अब ये देखिए, आप तकनीकी तौर पर आप इसकी किसी भी तरह से व्याख्या कर ले, लेकिन अगर मान लीजिए हंगामा ही करना था, अगर मुद्दे ही उठाने थे, अगर वॉकआउट ही करना था, तो उसमें जनहित से जुड़ा मुद्दा होना चाहिए था। बिजली में अभी तक जो छूट कांग्रेस सरकार की तरफ से दी गई थी वो नए कनेक्शन वालों को नहीं दी जा रही, बिजली में ये मुद्दा आपके पास था। पानी को लेकर आपके पास मुद्दा था, यहाँ पर महंगाई को लेकर आपके पास मुद्दा था, सेस को लेकर, पेट्रोल और ये जो वैट की कीमतें इनको लेकर मुद्दा था। मुद्दे तो आपके पास काफी थे, लेकिन इस बात पर वॉकआउट करना कि मदन दिलावर माफी नहीं मांग रहे हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए, आपको नहीं लगता कि जो मुद्दे होने चाहिए तो उससे तो असल में विपक्ष भटक रहा है? मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं जी, कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है राज्य के लिए या किसी भी देश के लिए, वो शिक्षा है। मामला यहाँ मंत्री ने क्या, उस व्यक्ति ने क्या कहा उससे लेना देना कम है। मामला एक शिक्षा मंत्री ने क्या कहा और उससे आने वाले वक्त में राजस्थान के बच्चों का क्या होगा, इससे जुड़ा हुआ ये भी बहुत बड़ा जनहित का मुद्दा है। दूसरा, इसमें जिस वर्ग के लिए कहा गया है वो भी कोई छोटा वर्ग नहीं है, आदिवासी है। बजट सत्र के बाद मैं आपको यही, सड़क पर तो शिक्षा मतलब वक्त खराब होने शिक्षा से बढ़िया कि महत्वपूर्ण नहीं है जी नहीं, शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षा मंत्री ऐसा बयान दे रहा है क्या? शिक्षा में मान लीजिए आपने स्कूल बंद कर दिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद कर दिए, तो उस मुद्दे को उठाते तो समझ में आता। इसके लिए सड़क पर जाकर आप सदन बजट सत्र पूरा होने के बाद इस पर विरोध कर सकते थे ना। विधानसभा चलती है और हम सड़क पर क्यों जाएंगे? नहीं, सत्र के बाद की बात कह रहा हूं मैं, सत्र के बाद में इस मुद्दे को उठाते, लेकिन यहाँ तो व्यक्ति सत्र में सबसे पहले जो व्यक्ति जिसकी मेंटेलिटी ऐसी है और वो शिक्षा मंत्री है। आप ये इसकी गंभीरता को लीजिए, आप इसको हल्का मत सोचिए। नहीं, मैं हल्का नहीं सोच रहा, छात्रों के भविष्य की, छात्रों को शिक्षा, शांति धारीवाल भी बात तो भी तो कर दो। शांति धारीवाल ने तो क्या क्या कहा था, फिर भी उसको विधानसभा में स्वीकार किया और चला ना। आप बैठे हो, स्वीकार करके विधानसभा में रखा ना, अधिकार करने का अधिकार तो कांग्रेस का नहीं है। खुद बोलूंगा, कांग्रेस विरोध बोलिए, सुनते हैं इनसे। मेरा खुद का विवेक है, मैं अपने विवेक का इस्तेमाल करूंगा। बोलिए पुनीत जी, बोलिए। पता नहीं इनको बीच में मेरे से क्या लेने देना। नहीं, बोलिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देने से अगर व्यवस्था सुधर जाती है तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा मैं उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा स्पष्टीकरण दे दिया, शांति धारीवाल ने स्पष्टीकरण किया था, विधानसभा ने माफ कर दिया। और पूरे सदन का समय बर्बाद करना, पैसा बर्बाद करना, ये क्या आपका रचनात्मक रवैया है क्या? उसके बाप का पता करना पड़ेगा, प्रक्रिया और सदन की प्रक्रिया को नियमावली चलाने का इरादा है क्या इस तरह का? पुनीत जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए जी, समय कम है जी। मैं अब आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारे पास पूरे सत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें शिक्षा मंत्री ने पूरे वर्ग के खिलाफ गलत बयान दिया है। आदिवासी हिंदू भी है, आदिवासी क्रिश्चियन भी है, तो आप, और एक वर्ग आदिवासी का ऐसा भी है जो ना हिंदू है ना क्रिश्चियन है, जो अपने आप, जो हिंदू धर्म मानता है वो हिंदू है, जो क्रिश्चियन मानता है वो क्रिश्चियन है, जो आदिवासी अपने आप को गैर धार्मिक मानता है वो गैर धार्मिक है। आप इस चीज की व्यवस्था देखिए कि इन्होंने उत्तराखंड में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में इन्होंने वहां पर आदिवासियों को उससे बाहर रखा है। क्यों रखा है बाहर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड है फिर आदिवासी उससे बाहर किया? क्योंकि आदिवासियों के अपने नियम है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो गैर धार्मिक हो, ठीक है, जो किसी धर्म को नहीं मानता हो। अब आपने उस पूरे एक वर्ग को इतना गलत कहा, शिक्षा मंत्री के मुंह से इस तरीके से सड़क छाप। चलिए मैं ले लेता हूं, राम कुमार जी से जवाब भी ले लेता हूं, एक आपके सवाल से जोड़ते हुए एक जवाब भी ले लेता हूं। राम कुमार जी, आपको नहीं लगता कि आपके सामने चुनौतियां कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है? क्योंकि देखिए, आज अभी बजट सत्र चल रहा है और आपके कृषि मंत्री का इस्तीफा हो गया, मैसेज क्या जाएगा?
आप जब बजट सत्र में उनको उस भूमिका में बैठना चाहिए था, उससे ठीक पहले वो अपनी उस महत्वपूर्ण भूमिका से इस्तीफा दे देते हैं। विपक्ष के पास तो कहने के लिए पूरे मौके होंगे ही ना कि आपके खुद मंत्री आपके पास आपकी कैबिनेट में नहीं रहना चाहते। ऐसा नहीं है प्रभात जी, आपने देखा उन्होंने पहले ही जिस तरह का वातावरण था, उन्होंने अपना एक कमिटमेंट लोगों के सामने बात की थी कि अगर किसी रिजल्ट उनके फेवर में यानी नहीं रहता है तो निश्चित है नैतिक जिम्मेदारी मेरी है, मैं इस्तीफा दूंगा। उन्होंने अपना तो किसी इस्तीफा और दे को दिया। जिम्मेदारी मिल जाती, ये वो उस भूमिका में बैठते। कांग्रेस के जैसे लोग नहीं है जहां जी। पर यानी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैसेज आता है, उसके बाद में प्रस्ताव होता है नहीं, किसी क्या बात कर रहे हैं आप? मंत्री के राहुल घर गांधी ने आकर इस्तीफा के दिया था लोकसभा जिनपे चुनावों में, सही लोग परिणाम चले नहीं आया था जाते तो हैं। राहुल गांधी ने हाँ, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था ना। राहुल गांधी ने नहीं, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था ये लोकसभा कहीं पिछली कोई वो नहीं है, जी। लेकिन ये कोई हमारी चुनौती नहीं है। वो जी। बहुत ही संघर्षजीवी और बहुत भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं बिल्कुल और वो बहुत मानते हैं इस बात को। बहुत समर्पित भावना से भाजपा के साथ में जुड़े हुए रहे हैं, स्वयं जी। सेवक भी रहे हैं। तो उन्होंने एक नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो वो आगे विचार किया जाएगा। अध्यक्ष जी ने भी आज का जब सदन में आएगा, उनके पास में आएगा तो उस पर हाँ, हाँ। विचार हाँ, करके खैर सदन में विपक्ष नहीं को भी आया जवाब अभी। देंगे। जी। लेकिन चलिए। जो विपक्ष जिस तरह का नकारात्मक रवैया अपना करके और जहां जनहित के प्रश्न काल में मुद्दे उठने चाहिए थे, आज भी वो बातों को ये बयान ऐसे हुआ, अरे उन्होंने कह दिया कि हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति है जो हमारी हिंदू संस्कृति को मानते हैं, सब मानते हैं, वो हिंदू है। उस भावना से उन्होंने कहा चलिए उसको ठीक अब है ये इस कई धर्म हाँ, के अब देश को उम्मीद धर्म के उम्मीद ये की आधार जानी पर चाहिए। बांटते जी। हैं, अब पुण्य बिल्कुल। कई धर्म के रामकुमार जी, आधार अब पर उम्मीद ये की बांटते हैं। जानी चाहिए। वोटों की जी। राजनीति नहीं कर करके नहीं, प्रदेश बिल्कुल के मैं मानता हूँ इस बात को, विकासात्मक पर ये दृष्टिकोण उम्मीद को की जानी अपनाते चाहिए। हुए बिल्कुल, रामकुमार और जी समय इनको कम है। सहमति के जी, आधार पर जी। और नहीं, एक बिल्कुल सही समीक्षा आप आधार पर सही कह रहे हैं। अपनी बात को रखनी मैं भी चाहिए। ये कहता हूँ जनहित मैं में भी हो। यही कहता हूँ। प्रश्न जी। काल को सस्पेंड करने से फायदा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल समय का सदुपयोग होना चाहिए। बिल्कुल मैं भी ये उम्मीद करता हूं कि समय का सदुपयोग होना चाहिए। मेरे ख्याल से और भी कई ऐसे मुद्दे हैं। जनता आपको अगर सदन में देखती है, विधानसभा की कार्यवाही को या किसी भी लोकसभा, राज्यसभा किसी भी कार्रवाई को अगर जनता देखती है तो उसका सिर्फ एक ही कारण होता है, वो ये चाहती है कि मेरे मुद्दे को लेकर मेरे किस जनप्रतिनिधि ने यहाँ पर बात उठाई, मुद्दे को प्रमुखता से रखा, मुद्दे को मजबूती के साथ रखा और उस पर किस तरह का एक्शन हुआ। इस उम्मीद के साथ विधानसभा में, सदन में भेजा भी जाता है और इसी उम्मीद से वहां पर उनको बात करते हुए देखा भी जाता है। और खास तौर पर बजट सत्र जिसका साल में एक बार आयोजन होता है, साल में एक बार बजट सत्र आता है, साल भर क्या पूरा एक्सपेंडिचर होगा, जनता किस तरह से महंगाई से मुकाबला करेगी, उसको राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, अलग-अलग पेशेवर को किस तरह से उसमें राहत मिलेगी, इस पर उसकी नजर रहती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में बजट पर अगर फोकस पूरे इस बजट सत्र को रखा जाएगा, बजट से जुड़े विषयों पर अगर इस पर फोकस रखा जाएगा, तो सत्ता पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए तो होगा ही, लेकिन उन दोनों को जिस जनता ने चुनकर बैठा है, उसके साथ भी एक बहुत बड़ी ईमानदारी होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए। दीजिए इजाजत। नमस्कार।